नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। पटना से बड़ी खबर। अब से 1 घंटे बाद सीएम नीतीश कुमार की शपथ होने वाली है। तो अब से 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार का सीएम की पद की शपथ लेंगे। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो गृह विभाग पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है। तो तेजस्वी यादव हो सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम। तो बीजेपी से मोहभंग, नीतीश चले महागठबंधन के संग। तो 1 घंटे बाद नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। कल राज्यपाल को उन्होंने सीएम पद का इस्तीफा सौंपा था और आज महागठबंधन के साथ वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो गृह विभाग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार बना हुआ है कि गृह विभाग किसके अंदर जाएगा। तो गृह विभाग पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है। कल तेजस्वी यादव ने गृह विभाग की बात कही थी कि गृह विभाग उनके अंडर होगा। तो गृह विभाग पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है कि किसके अंदर ये जो है किसके अंतर्गत गृह विभाग जाने वाला है। तो बीजेपी यादव तेजस्वी यादव हो सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम। बीजेपी से मोहभंग, नीतीश चले महागठबंधन के संग। तो कल इस्तीफा दिया था और आज ताजपोशी होने वाली है। अब से महज 1 घंटे के बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम के पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के द्वारा आपको समझाते हैं चलिए कि कब कब सीएम बने हैं नीतीश कुमार। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2010 पहली बार सीएम पद की शपथ ली। तो 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक। तो 26 नवंबर 2010 से तीसरी बार 19 नवंबर 2014 तक। तो वही चौथी बार 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक इनका कार्यकाल रहा। तो 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक 5वीं बार बने थे सीएम। तो 26 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तो 7वीं बार 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक। तो उसके बाद पहली बार जो है उन्होंने 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2010 को पहली बार शपथ ली थी। तो अब 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो 8वीं बार बिहार के ताजपोशी की जाएगी। तो 8वीं बार जो है बिहार का ताज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर पर सजाया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो पटना में अभी भी सरगर्मियां जारी है। तो अब से 1 घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। देखिए बबीता, थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। अब इस राजनीति को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी क्यों छोड़ी। और यही नीतीश कुमार जब आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे तब मीडिया इसी को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। आज मीडिया उसको पलटू राम और नई नई उपाधियों से नवाज रहा। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गठबंधन में गए, इलेक्शन में उनकी सीटें घटी, यानी उनकी लोकप्रियता घटी। और जब संख्या बल उनका कम हुआ तो उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अपनी जेडीयू को किस तरीके से मजबूत किया जाए और अपना जो पैठ है मतदाता वो कैसे बढ़ाई जाए। अब देखना पड़ेगा कि देखिए बीजेपी का जो वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर है, वो जेडीयू को ट्रांसफर वोट नहीं होता है। जबकि जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। और जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान जो मुस्लिम वोट है, जो जिसमें बीजेपी की एक अच्छी खासी जेडीयू की एक अच्छी खासी बढ़त है, वो बीजेपी के साथ होने की वजह से जेडीयू को नहीं मिला, वो आरजेडी के पास गया। और नीतीश कुमार उस वोट बैंक को खोना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं आज जो आरजेडी के साथ आए हैं, जहां तक मेरा अपना आकलन है
कि वो खोना नहीं चाहते मुस्लिम वोट बैंक को, इसलिए आरजेडी के साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं। और जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे, जो कि अभी तक पिछले इलेक्शन में आरजेडी को मिला है। तो उपाध्याय जी, क्या सिर्फ कंफर्ट होने के लिए ही उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया है, या यूं कहें कि गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए काफी बड़ी चुनौती बन गए थे, क्योंकि उनसे बातें मनवाना काफी मुश्किल था, और तेजस्वी यादव हाल ही में अभी राजनीति में उन्होंने पैठ बनाई है, तो इतने ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, तो क्या कहा जाए, क्या सिर्फ कंफर्टेबल होने के लिए ही उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया है, या वजह है कुछ और है? देखिए, वजहें बहुत सारी हैं, एक वजह नहीं है। एक तो मुस्लिम वोट बैंक, और दूसरा आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं नीतीश को ये लगने लगा था कि जेडीयू को भी तोड़ा जा सकता है। जिस तरह आरसीपी सिंह का प्रकरण हुआ और आरसीपी सिंह ने कहा कि बहुत सारे एमएलए उनके साथ हैं या बहुत सारे जेडीयू के नेता उनके साथ हैं, उस पोजीशन में कहीं ना कहीं नीतीश को ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि ऐसा ना हो कहीं जिस तरह से बगावत शिवसेना में महाराष्ट्र में हुई थी, वही बगावत अगर कहीं बिहार में हो गई, जेडीयू तो टूटेगा ही टूटेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो डर था वो भी उनके जहन में था, और वो परिस्थितियों का आकलन कर रहे थे जो कि शिवसेना नहीं कर पाई, उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, तो उससे बहुत कुछ सीखा है। तो वो इसलिए कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, उन्हें डर था कि जेडीयू टूट सकती है, जिसकी कि आज भी कोई गारंटी नहीं है। आज भी देखिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना कमजोर नहीं है, वो कहीं तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उपाध्याय जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जेडीयू टूटने का उन्हें डर था, क्या जेडीयू टूटने का उन्हें डर था, या फिर अपना सीएम जो कुर्सी है वो छीनने का उन्हें डर था? क्योंकि कई बार बीजेपी की तरफ से भी ये बयान सामने आए थे कि 2025 तक ही वो रहेंगे, और कई ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिससे नीतीश कुमार काफी डरे हुए थे। तो इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने महागठबंधन से हाथ मिलाया है, उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी और बाकी दलों से हाथ मिलाया है ताकि सीएम पद पर वो बने रह सके। देखिए बबीता, जब जेडीयू टूटती, जेडीयू में टूट होकर जेडीयू के एमएलए जब बीजेपी को ज्वाइन करते, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है और मुख्यमंत्री बीजेपी का होता, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आरसीपी सिंह जैसे किसी नेता को सीएम बीजेपी बना सकती थी। तो वो भी डर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को सता रहा था, और इसीलिए उन्होंने अपना घर बचाने के लिए, और अपना जब घर बचेगा तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचती है, ये सोचते हुए उन्होंने बीजेपी से किनारा किया है। ये बात अलग है कि अभी भी खतरा टला नहीं, अभी भी जेडीयू में या आरजेडी या कांग्रेस कहीं भी टूट हो सकती है। जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, और जब राजनीति व्यवसाय हो जाए तो वहां फायदा देखा जाता है, जनता सेकेंडरी हो जाती है, जनता के मुद्दे सेकेंडरी। बिल्कुल उपाध्याय जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह से टूट सामने दिख रही है और आरजेडी से इन्होंने हाथ मिला लिया है, कांग्रेस भी है, लेकिन क्या कहा जाए कि आगे जाके ये दिख सकता है कि स्टीयरिंग तो उनके हाथ में दिया गया है, लेकिन पूरे जो कंट्रोल है तेजस्वी यादव अपने अंडर कर सकते हैं। ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। संख्या बल जेडीयू के पास कम है, नीतीश संख्या बल कम होने की वजह से कमजोर है, ये सरपेदित है। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में, तो वो अपना वर्चस्व कायम करने की पूरी कोशिश करे। जो काम बीजेपी करती वो काम आरजेडी भी कर सकती है, लेकिन परिस्थितियां कब बदल जाएं, ऊंट किस करवट बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, भांपते हैं, उनका आकलन करते हैं, और देरी नहीं लगाते हैं डिसीजन लेने में। चाहे आरजेडी के साथ छोड़ने का मामला हो या आज बीजेपी को छोड़ने का मामला हो, दोनों
दोनों ही जगह आप देखेंगे उन्होंने डिसीजन लेने में कोई देर नहीं की है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो उन्हें स्कोप दिखता है वो ये है कि 2024 में वो पीएम फेस भी प्रोजेक्ट हो सकता है। विपक्ष जी कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि आरजेडी भी उन्हें सीएम फेस मानने को तैयार है, बीजेपी भी सीएम फेस मानने को तैयार थी या सीएम फेस माना, तो वही संभावना है वो तलाश रहे हैं 2024 में कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनको सीएम के फेस से पीएम का फेस, प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय मोदी के सामने प्रोजेक्ट कर सकती। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। परिस्थितियां बदलेंगी, नए समीकरण बनेंगे और कुछ समीकरण बिगड़ेंगे। जी आरपी जी, क्योंकि सीएम पद की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो इतना दबाव महसूस कर रहे थे तो 2 साल क्यों लगा दिया। इस सभी पर आपके छोटे छोटे रिएक्शन चाहूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर उन्हें इतना दबाव महसूस हो रहा था और अगर लग रहा था कि वो इतने दबाव में है तो 2 साल इतना लंबा समय क्यों लगा दिया उन्होंने ये सब सोचने में। और दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, क्योंकि सीएम की बात आप कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ज्यादा जो है उनकी तरफ वोट थे और ज्यादा जो है वोट उनकी तरफ थे, तो फिर भी सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को हमने बनाया है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, इतना समय क्यों लगा। उन्होंने पहले सारी चीजों को दुरुस्त किया। जहां आरजेडी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, उन संबंधों को सुधारा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में भी जेडीयू और नीतीश का हाथ था। जो जितने एमएलए ने ज्वाइन किया तो वो संख्या बल आरजेडी का बढ़ाने में भी मदद की। तो उन्होंने पहले अपना घर दुरुस्त किया, सारी परिस्थितियों का आकलन किया और फिर धीरे धीरे आरजेडी शपथ पर अपने प्रगाढ़ किए। तब जाके देखिए, कोई भी फैसला वो इस तरीके से बचकाना फैसला नहीं लेते हैं। मान लीजिए वेरी बिगिनिंग में इस तरह का फैसला लेते, हो सकता है कि आरजेडी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, तब क्या होता। इसीलिए उन्होंने कहते हैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, चीजों को अपने घर को दुरुस्त किया, संबंध अपने प्रगाढ़ किए और उसके बाद समय आने पर को छोड़ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से 1 घंटे बाद सीएम की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, 1 घंटे बाद नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं दोबारा से। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। बस कुछ देर में नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। बताती चलूं कि तमाम विधायक और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने लगे हैं, लेकिन लिमिटेड सीट है वहां पे, तो इसलिए विधायकों को कार्ड देखकर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। राजभवन की तैयारी की बात करें तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और बस अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास से मंत्रणा करके और राबड़ी आवाज के लिए निकले और अब यह आकलन किया जा रहा है कि अब थोड़ी देर में यानी 15 से 20 मिनट का और वक्त रह गया है जब मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम लोग जब राजभवन को पहुंचेंगे, क्योंकि ठीक 2 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। यानी 2 बजे के पहले इन तमाम लोगों को पहुंच जाना है, क्योंकि 2 बजे राज्यपाल आएंगे और शपथ दिलाएंगे। जी रजनी, सीएम पद पे तो मोहर लग गई है कि कौन उसका चेहरा होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी ये पूरा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ आखिर कौन लेने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अब तक जो सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे तो डिप्टी सीएम का शपथ तेजस्वी यादव लेंगे। उसके बाद 16 मंत्री आरजेडी के होंगे और 13 मंत्री जेडीयू के होंगे और 4 मंत्री कांग्रेस के होंगे, साथ ही हम के 1 मंत्री होंगे। यानी कुल 35 मंत्रियों को आज शपथ लेनी है। यानी नीतीश मंत्रिमंडल में आज 35 मंत्री शामिल होंगे। और बताते चलो कि इस मंत्रिमंडल के ओथ के तुरंत बाद ही यहाँ पे एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और कैबिनेट में तय किया जाएगा कि आगे का एजेंडा क्या होगा। तो बताते चलो कि आज स्पष्ट हो जाएगा कि किस अभी विभाग, चूंकि मंत्री पद की शपथ जरूर ले लेंगे, उसके बाद जब कैबिनेट होगी उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसे कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। जी रजनी, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाई हुई है, तो लास्ट आपसे सवाल करना चाहूंगी
कि डिप्टी सीएम में अगर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की अगर शपथ नहीं लेते हैं तो किसका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है डिप्टी सीएम के पद के लिए, शपथ के लिए? देखिए, कल तक जो बातें सामने आ रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद का शपथ ना लेने दिया जाए। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव की पत्नी है जो उन्हें हो सकता है वो शपथ ले, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि आंकड़े जो सामने आ रही है, आकलन जो लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से, चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो ऐसे में ये आकलन लगाया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का ओथ लेंगे तेजस्वी यादव ही से। तमाम जानकारी के लिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बिहार में जिस तरह सियासी उथल पुथल चल रही है उसके बाद बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। तो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। 2014 में जो काम गुजरात में उन्होंने किया था उसके कारण पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया उसके कारण उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। यही तो हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री भी कुछ अच्छा काम करे, और जब हम कहते थे आप अच्छा काम करिए तो उन्हें बुरा लगता था। साजिश रची जा रही थी सरकार गिराने की। देखिए, यह मैंडेट जो मिला है, हम पहले चरण और दूसरे चरण में लगभग साफ हो गए। यह जब नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन 5 सभाएं बिहार में किए तो नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके जनता ने नीतीश को नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पे छोड़ा था। अभी उन्होंने बार जनादेश का अपमान किया है, जनादेश का अपमान किया। ये अपमान के बाद आरजेडी ने कहा था 2017 में मोदी जी के नाम पर जीते 30 में, मोदी जी के नाम पर जीते 19 की लोकसभा। अब क्या है? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं विश्वासघात बताने के लिए, और प्रदेश जनता को जवाब दें। तो वहीं सरकार से नीतीश कुमार को अलग होने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। तो कल गठबंधन टूटा और आज बीजेपी भी मुखर हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तो उन्होंने कहा है कि अपने दम पर सरकार जो नहीं बना सकते वो प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। तो गठबंधन टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो वहीं बीजेपी की भी मुखर हो चुकी है और प्रतिक्रियाएं लगातार बीजेपी की तरफ से सामने आई है। तो बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब जो है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते वो प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है, ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर का। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको बिहार में, जहां पर सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो मैं इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद
जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूँगा, और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा, आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। तो मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है? बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है। तो बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो? तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। अरे क्या अपमानित किया आपको? आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। तो मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। तो पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है। और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा। और जो अपमानित करने की बात करते हैं कि जो मैंने विस्तार से जिक्र किया आरसीपी सिंह का प्रकरण, तो मैंने सारी बातों का आपको जिक्र कर दिया है। 10 लाख नौकरियों की भी बात कही है। तब देखिए आगे आने वाले दिनों में नई सरकार किस तरह से काम करती है। तो मित्रों, इतनी बातें मुझे कहनी थी, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बिहार से बीजेपी नेता सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और साथ ही साथ उन्होंने जनता से किए गए वादों को याद दिलाते हुए पूछा कि आखिरकार ये सभी वादे कब पूरे किए जाएंगे। तो वहीं नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी को भी नीतीश कुमार धोखा दे सकते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।